आसपास कोई स्केल या कोई लीनियर ऑब्जेक्ट अगर हो ना, पेन हो, वो एक बहुत बेसिक सी एक्टिविटी करो आप। और वो एक्टिविटी ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, लीनियर ऑब्जेक्ट, स्केल, पेन, कोई रॉड हो, और सिर्फ इतना एक्टिविटी करो आप, उसको टेबल पर रख करके, टेबल पर रखिए और उसके टॉप एंड पर फोर्स लगाइए, फोर्स एट द टॉप एंड। और सिर्फ ये बताओ कि इसमें आपको क्या ऑब्जर्व होता है, इसका मोशन किस तरीके से हो रहा है। स्केल, पेन, रॉड, कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट रखो, टेबल के ऊपर रखिए, टॉप एंड को फिंगर से पुश करो आप, मतलब इस तरीके से रखो टेबल के ऊपर और फिंगर से आप ऊपर वाले एंड को पुश करिए। तो सिर्फ आप ये बताओ कि क्या ये चीज अपने पैरेलली आगे बढ़ती है या फिर थोड़ा सा रोटेट भी कर जाती है इस तरीके से अच्छा, कुछ। रोटेट भी करती है। रोटेट कर रहे रोटेट हैं। करती है। और ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, टॉप अच्छा, एंड को पुश क्लॉकवाइज। करे। क्लॉकवाइज। तो मतलब अगर आप टॉप एंड को पुश करोगे तो ये रॉड जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है, रॉड या स्केल जो भी है, इट मूव्स फॉरवर्ड, एंड साथ में ये रोटेट भी कर जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप उसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फिंगर के थ्रू उसके बॉटम पॉइंट को पुश करो आप, सेम ऑब्जेक्ट को बॉटम पॉइंट पर पुश करिए, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो भी ये फॉरवर्ड जाएगी, मोशन इस रॉड का फॉरवर्ड होगा। लेकिन अपने आप करके देखोगे तो इस बार रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, मतलब इस तरीके से रोटेट किया होगा इसने। चेक करके देखो ऐसा कुछ होता हो रहा है, नहीं हो रहा है। यस सर। मतलब सिंपल है, टेबल पर ऐसे रखो आप, इसके बॉटम साइड को पुश करोगे तो ये इस तरफ रोटेट करेगा, और टॉप साइड को पुश करोगे तो उसके रोटेट करने की टेंडेंसी दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगी। और बहुत ही प्रिसाइजली अगर आप इसके सेंटर पॉइंट को, अगर इसके सेंटर पॉइंट तो को पुश ये करोगे ट्रांसलेट करेगा। तो हाँ, सेंटर पॉइंट तब होगा जब ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मोटा है, नीचे पतला है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, तो फिर अलग बात है। बट अगर ये बिल्कुल एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है और सेंटर को पुश करोगे आप, तो आप नोटिस करोगे कि अब ये फॉरवर्ड मोशन तो करेगा लेकिन कोई रोटेशन नहीं करेगा ये। इसीलिए स्केल का मैंने बात किया था, स्केल के साथ ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आराम से दिख जाता है। इसमें सिर्फ फॉरवर्ड मोशन आती है, कोई रोटेशन नहीं आती इसके अंदर। तो मतलब ये हो रहा है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्ट को सिंगल फोर्स के थ्रू, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट लें और उसको एक सिंगल फोर्स के थ्रू मूव कराएं, तो सिंगल फोर्स की जो लोकेशन होगी, मतलब सिंगल फोर्स को आप उस ऑब्जेक्ट के कौन से पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि सिंगल फोर्स को ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट पर अप्लाई किया, दूसरी एक्टिविटी के अंदर हमने एक सिंगल फोर्स यूज किया और उस सिंगल फोर्स को ऑब्जेक्ट के बॉटम पॉइंट पर यूज किया, तीसरी एक्टिविटी में भी हमने एक सिंगल फोर्स यूज किया। तो आप नोटिस करोगे कि पूरे ऑब्जेक्ट में एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा, पूरे ऑब्जेक्ट में एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा जिस स्पेशल पॉइंट पर अगर आप सिंगल फोर्स लगाओगे तो वो बिना रोटेट किए हुए आगे मूव करेगा, और बाकी के पॉइंट्स पर अगर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे तो जाएगा बट साथ में रोटेट भी करेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्पेशल पॉइंट, ऑब्जेक्ट के इनसाइड वो स्पेशल पॉइंट है जिसके ऊपर अगर आप एक सिंगल फोर्स लगाएं और बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करे बगैर किसी रोटेशन के, इसी स्पेशल पॉइंट को आप डिफाइन करते हो सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास। मतलब किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, रॉड हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, डिस्क हो, किसी भी तरीके का, कोन मान लेते हैं, क्यूब मान लो,
हेमीस्फीयर, मतलब ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्ट हो, कोई भी केस ऑब्जेक्ट का ले लो आप, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसा एक यूनिक पॉइंट जरूर होगा जिसके ऊपर सिंगल फोर्स लगाने पर वो सिर्फ ट्रांसलेट करे। उसी यूनिक पॉइंट को आप नाम दे दो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई है। द यूनिक पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट विच इफ यू अप्लाई एनी सिंगल फोर्स द ऑब्जेक्ट मूव्स विदाउट अ रोटेशन, दैट यूनिक पॉइंट नोन एज ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बोलो। यस सर। क्लियर है डेफिनेशन? इसका Yes, रोटेशनल sir. मैकेनिक्स में यूज भी करेंगे। हाँ, रोटेशनल मैकेनिक्स में यूज करेंगे बहुत केयरफुली। और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जिस जिस यूनिक पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, पहली बात तो वो पॉइंट एक्सपेरिमेंटली कैसे मिलेगा आपको। एक्सपेरिमेंटली हम सेंटर ऑफ मास इसी तरीके से निकालते हैं कि हम अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्स लगाते जाते हैं और हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है जिस पर फोर्स लगाने पर सिर्फ ट्रांसलेट होगा वो। तो हमें एक्सपेरिमेंटली मालूम चल जाता है कि यही पॉइंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। और जो हमने एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी में अगर आप ध्यान से देखोगे कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर की तरफ और सेंटर ऑफ मास के नीचे की तरफ जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला फोर्स सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन से ऊपर है और ये वाला फोर्स सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन के नीचे है। तो जब आप सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन के अपोजिट साइड पर फोर्सेस लगाते हो, मतलब एक फोर्स सेंटर ऑफ मास के अपर साइड पर और एक फोर्स सेंटर ऑफ मास के लोअर साइड पर, तो बॉडी के रोटेशन की डायरेक्शन भी डिफरेंट आती है। मतलब अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाने से बॉडी में क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है, तो सेंटर ऑफ मास के नीचे फोर्स लगाने पर वही बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगी। मतलब कि सिंगल फोर्स लगाने पर बॉडी में रोटेशन क्लॉकवाइज होनी है या एंटी क्लॉकवाइज होनी है, ये भी डिपेंड करता है कि वो जो सिंगल फोर्स लगाई जा रही है उसकी लोकेशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास किस तरफ है। सेंटर ऑफ मास पे लगा होगा तो रोटेशन होना ही नहीं है, बट सेंटर ऑफ मास के ऊपर नीचे लगाएंगे तो रोटेशन आएगी। क्लॉकवाइज रोटेशन होनी है या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होनी है, ये डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ द फोर्स रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। और इसीलिए रोटेशनल मैकेनिक्स जब चैप्टर पढ़ते हैं तो हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जब एक इक्वेशन बनाएंगे तो टॉर्क को हमेशा रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया जाता है। ना इसके बाद मैथमेटिकली अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहिए तो एक्सपेरिमेंटल तरीका होगा सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने का। अगर मतलब मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया जाए तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या कह सकते हैं। फिजिकली समझ में आया कि नहीं यार, एक बार बताओ पहले फिजिक्स वाला पार्ट, बाकी मैथ वाला पार्ट तो भी कर लेंगे। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू आ गया सर। फिजिक्स, हाँ, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर इफ यू अप्लाई अ सिंगल फोर्स ऑब्जेक्ट विल नॉट रोटेट, इट विल जस्ट ट्रांसलेट। और मैं बार बार सिंगल फोर्सेस बोल रहा हूँ, सिंगल फोर्स। मल्टीपल फोर्सेस के केस में थ्योरी अलग हो जाएगी, फिर उसमें हमें रिजल्टेंट फोर्स चेक करना पड़ता है। रिजल्टेंट फोर्स चेक करना पड़ता है, उन रिजल्टेंट फोर्सेस की सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क चेक करनी पड़ती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, मतलब कई सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं फिर। तो मैथमेटिकली अगर बात करी जाए तो ये डिफाइन कर सकते हैं कि वेटेड एवरेज पोजीशन ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ये हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है। देखिए, अगर मैं खाली एवरेज पोजीशन कहूँ ना, इसमें से वेटेड वर्ड हटा दीजिए, वेटेड हटा दीजिए बेटा, और कहा जाए कि एवरेज पोजीशन ऑफ मास ऑफ सेंटर, तो इसका अलग मतलब निकलता है। स्टैट्स के अंदर, स्टैट्स में जैसे अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर एक m1 मास है और इसकी पोजीशन को हम x1 से डिनोट करें, पोजीशन इज x1, और सिमिलरली एक m2 मास है और उसकी पोजीशन को x2 से डिनोट करें, तो
अगर सिर्फ ये लाइन लिखा जाए कि एवरेज पोजीशन ऑफ मास ऑफ सिस्टम, तो एवरेज पोजीशन, एक मास की पोजीशन x1 है, दूसरे मास की पोजीशन x2 है, तो अगर आप एवरेज पोजीशन निकालोगे तो एवरेज पोजीशन मैथ्स के हिसाब से लिखी जाएगी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ऑफ टू वैल्यूज। बट ये सेंटर ऑफ मास नहीं है। सेंटर ऑफ मास के लिए यहाँ पर एक और वर्ड ऐड कर रहे हो, वेटेड एवरेज पोजीशन, मतलब कि पोजीशन का जब एवरेज लेंगे तो उसमें मास की वेटेज होगी। मतलब कि यहाँ पर आप क्या लिखते हो, पोजीशन x1 पर मास आपका m1 है, तो हम कहेंगे x1 की वेटेज, x1 की वेटेज m1, तो हम लिखेंगे m1 x1। x2 की वेटेज m2, तो प्लस m2 x2 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसीलिए इस तरीके का फॉर्मूला बताया जाता है कि ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वर्ड मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि भाई कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लो यही बन जाए, यही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑप्शन ए एवरेज पोजीशन ऑफ मास ऑफ सिस्टम एंड ऑप्शन बी वेटेड एवरेज पोजीशन ऑफ मास ऑफ सिस्टम। हो सकता है भाई कोई, तो बहुत ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट द एवरेज पोजीशन, इट इज वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब होता है पोजीशन के साथ मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नो इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये इन दो पार्टिकल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा। मतलब अगर m1 m2 दो पार्टिकल्स हैं और इनके सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास की कोई पोजीशन है और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिनोट किया जाए XCOM से, तो इस पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। फॉर एग्जाम्पल अगर ये m1 m2 d डिस्टेंस पर है, जो मोस्ट कॉमन केस है हमारा, सबसे कॉमन केस एंड फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला केस है ये, कि अगर m1 m2 के बीच में d डिस्टेंस है तो फिर इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल सकते हैं। तो वैसे अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज से d डिस्टेंस का d/2 आएगा। सेंटर ऑफ मास में सेंटर वर्ड से कंफ्यूज मत करिएगा, इट इज नॉट द सेंटर। सेंटर होता तो ये d/2 होता। तो इसके लिए क्या करते हैं, किसी एक मास की पोजीशन को x इक्वल टू 0 मान लेंगे और दूसरे वाले मास की पोजीशन को x इक्वल टू d मान लेंगे, और फिर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इसी रिजल्ट के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 इंटू x1 m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2 m2 इंटू d m1 x1 प्लस m2 x2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये रिजल्ट आपका कुछ ऐसा मिल जाएगा, m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 एंड मल्टीप्लाइड बाई d। ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लेफ्ट साइड से कैलकुलेट की जा रही है, पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड m2d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मतलब अगर आप m1 वाले साइड से पोजीशन निकाल रहे हैं, पोजीशन फ्रॉम m1 साइड, तो न्यूमरेटर में m2। अगर हम पोजीशन फ्रॉम m2 साइड निकालेंगे, पोजीशन फ्रॉम m2 वाली साइड, तो यहाँ पर m1 यूज करोगे आप, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। न्यूमेरिक वैल्यूज के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यूज के फॉर्म में सपोज 6 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम के दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके बीच में सेपरेशन मान लीजिए 6 मीटर का है, 6 सेंटीमीटर इनके बीच में डिस्टेंस है। तो अगर मुझे 12 किलोग्राम वाले साइड से ये पता लगाना हो कि 12 किलोग्राम वाली साइड से सेंटर ऑफ मास की क्या पोजीशन बनेगी, तो पोजीशन फ्रॉम 12 किलोग्राम साइड, 12 वाले के साइड से निकालेंगे तो न्यूमरेटर में 6 रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास 6 प्लस 12, और इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस यानी कि 6 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर के ये 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि इधर से 12 किलोग्राम वाले साइड से 2 सेंटीमीटर होगी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, तो ऑब्वियसली 6 किलोग्राम वाले साइड से 4 सेंटीमीटर होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर पार्टिकल के ज्यादा क्लोजर होगा। जिस साइड बड़ा मास होगा उस साइड सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम आएगी, और छोटे वाले मास के कंपेयर में जाओगे तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्यादा आएगा। कोई दिक्कत इसमें? बहुत एलिमेंट्री एग्जांपल चूज किया है। नो सर।
नो सर। तो सर ये 2 पार्टिकल वाला लेकिन ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला केस है। 2 पार्टिकल सिस्टम का हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, स्पेशली रोटेशनल मैकेनिक्स में इसका सबसे ज्यादा यूज। और रोटेशनल मैकेनिक्स में इसका मैक्सिमम यूज उन न्यूमेरिकल्स में होता है जहां पर एक पार्टिकल किसी बॉडी से कोलाइड करता है। और उन क्वेश्चंस में हमें नॉर्मली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास देखना पड़ता है। वैसे तो ये आसान टॉपिक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का जो तरीका है ये ऑब्जेक्टिव हो और हमारे पास माइंड में हमेशा बैठा रहे। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है, आप जिस साइड से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट की जा रही होगी, मतलब अगर आप 12 के साइड से निकाल ले तो न्यूमरेटर में दूसरा वाला मास रखिए, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू द सेपरेशन। और इसी को एक्सटेंड किया जाता है मोर देन 2 पार्टिकल्स के केस में। तो मोर देन 2 पार्टिकल्स के केस में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तीनों डायमेंशंस में निकालते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मास। और ये चीज हम तीनों डायमेंशंस में सिमिलरली यूज करेंगे, मतलब सेम फॉर्मूला फॉर द डायमेंशन y के लिए लगाओगे। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, समेशन ऑफ मास ith पार्टिकल का इनटू y ith पार्टिकल, मतलब m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन समेशन ऑफ ऑल मासेस। एंड सिमिलरली z डायमेंशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल ना करें, बिकॉज पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का जो क्वेश्चन है काफी आसान क्वेश्चन है, तो अपने आप कर सकते हो उसको। हम लोग एक्सटेंडेड बॉडीज पे चले जाएं क्या, या पार्टिकल वाले करना चाहेंगे? बोलो जल्दी। तो एक्सटेंडेड आ जाना। सर इसमें स्टैंडर्ड मतलब खाली फॉर्मूला है, जस्ट मैथ मैथ लगा करके आप निकाल सकते हो। और अब आता है नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब नहीं आते। 2 पार्टिकल वाले का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका यूज होता है, इसलिए वो आता है। 3-4 पार्टिकल्स वाले सेंटर ऑफ मास निकालना अब एग्जाम से बाहर हो चुके हैं। एग्जाम से याद आया भैया, जेई वालों ने सिलेबस अपडेट कर दिया है। कुछ सर मालूम पड़ा आप लोग? 2022 का क्लियर नहीं किया हुआ है। 22 का नहीं, 23 से किया है। और जेई मेन के जो टॉपिक्स थे वो सब अब एडवांस में भी इंक्लूड हो गए। सर कुछ तो इस साल भी करेंगे बिना बताए वाला। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेई एडवांस में डाल दिया गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जेई एडवांस में ऐड कर दिया उन्होंने, डिफ्रैक्शन डाल दिया, पोलराइजेशन डाल दिया। बस मतलब आप लोग का लास्ट ईयर है जहाँ पर जेई एडवांस का सिलेबस कम है, नेक्स्ट ईयर से बढ़ गया वो। सर बात वही होगी, हम लोग को बिना बता देते थे, इन लोग को बता के देंगे। नहीं कहा, ईएम वेव कहाँ देते थे एडवांस में? ईएम वेव नहीं आता था, सेकंड लॉ तो कभी कभी आ जाता है, हमने क्वेश्चन देखे हैं। नहीं, और ऐड कर दिए, जैसे अब इरिवर्सिबल प्रोसेस भी ऐड कर, मतलब काफी टफ कर दिया है। 23 से और टफ हो गया ये। या तो शायद ये लोग ये करना चाह रहे होंगे कि मेंस और एडवांस के सिलेबस का जो डिफरेंस है वो खत्म करना चाह रहे होंगे। चलो यार, एक्सटेंडेड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो एक्सटेंडेड बॉडीज में अगर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना हो, रॉड के केस में, स्फीयर के केस में, इन सब के केस में, तो वैसे तो मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला सिंपल है। मैथमेटिकली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, डीएम मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन द टोटल मास। और इसी तरीके से वाई और जेड डायमेंशन। अब इसमें डीएम क्या है, एक्स क्या है, तो ऑब्वियसली डीएम जो होगा वो डिफाइन किया जाएगा मास ऑफ स्मॉल पार्ट। मास ऑफ स्मॉल पार्ट का मतलब हुआ मास ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पर दिक्कत सिर्फ एलिमेंट के चूज करने को लेकर के आती है कि एलिमेंट किस तरीके से चूज किए जाते हैं। और एक्स को हम डिफाइन करते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। एक दो एग्जांपल करके दिखा देते तो समझ जाओगे आप।
हालांकि यार कुछ चीजें ध्यान रखा करो, कुछ चीजें ये हैं कि जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम डिराइव ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि यूनिफॉर्म रॉड, तो कहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ मास इसका? इसमें डेरिवेशन वेस्टेज ऑफ टाइम है, एक्चुअली वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो जितने यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास सेम आएगी अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है। तो इसका मतलब अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तो जो इसका ज्योमेट्रिकली मिड पॉइंट है वही इसका सेंटर ऑफ मास है। सिमिलरली अगर एक सर्कुलर रिंग है जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म रिंग, तो रिंग का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास कह सकते हो। डिस्क के केस में भी यही बोल सकते हो, इनमें डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। सिलेंडर है अगर यूनिफॉर्म सिलेंडर, तो यूनिफॉर्म सिलेंडर के केस में भी आप यही बोलोगे कि जो उसका ज्योमेट्री वाइज मिड पॉइंट आएगा वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सिमिलरली स्फीयर के केस में, स्क्वायर के केस में, रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर के केस में अगर आप जाते हो तो स्क्वायर के केस में भी आप ये बोलोगे कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास है। ये सारे केसेस तब वैलिड होंगे जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म वर्ड से यहाँ पर क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? सर उसकी जो डेंसिटी है वो थ्रूआउट द ऑब्जेक्ट सेम है। हाँ, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि थिकनेस, मतलब उसकी मोटाई, उसका वॉल्यूम, हर तरीके से वो यूनिफॉर्म हो। यहाँ देखा जाए चाहे यहाँ देखा जाए सब एक जैसा दिखे आपको, तो उसमें कोई मतलब नहीं है बच्चा ये सबको कैलकुलेट करके टाइम खराब करोगे। इसको ऐसे ही याद रखो कि जो इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर बनेगा वही इनका सेंटर ऑफ मास भी होगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म है या फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है तो वो हम डेरिवेशन करके दिखा देते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल प्रॉब्लम्स टाइप में देखो आप, आपसे कहा जाए कि एक रॉड है बट ये मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है इसका। मास पर यूनिट लेंथ जो यूजुअली हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, तो ये लेफ्ट साइड अगर x इक्वल टू 0 है और राइट साइड का पॉइंट आपका x इक्वल टू l मान लें, और मास पर यूनिट लेंथ पोजीशन x के साथ चेंज हो रहा हो और कुछ इस टाइप का फंक्शन हो लैम्डा नॉट x टू द पावर n, इस टाइप का फंक्शन हो मान लीजिए। मास पर यूनिट लेंथ एक वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं हुई। अब इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? जो इनका सेंटर ऑफ मास होगा इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो हमारे कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं यार, वही स्टेप फॉलो करिए। नंबर 1 स्टेप, और ये स्टेप ध्यान रखना है बिकॉज एक बार एलिमेंट चूज करने का, एक बार एलिमेंट की चॉइस आपको मिल गई तो ये बेनिफिट करेगा यहाँ सेंटर ऑफ मास निकालने में, अगले चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, पोटेंशियल निकालने में, ग्रेविटेशन के अंदर बेनिफिट करेगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक एलिमेंट चूज करेंगे, और बहुत ही ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करके बोल रहा हूँ आपसे कि जो आप एलिमेंट चूज करोगे वो कभी भी ऑब्जेक्ट के बिगिनिंग में नहीं होगा और कभी भी ऑब्जेक्ट के लास्ट में नहीं होगा। चूज एन एलिमेंट नेवर एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। मतलब जो एलिमेंट चूज करेंगे वो हमेशा ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में कहीं पर मान लीजिए। और दूसरे स्टेप पर उस एलिमेंट का मास कैलकुलेट करो जिसको डीएम बोलोगे, डीएम मास ऑफ एलिमेंट। और उसके बाद तीसरे स्टेप पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो एक बार जल्दी से करके दिखाएं। इनिशियल और फाइनल के बीच में कहीं जाओ और आप कह दो कि इसका एक एलिमेंट चूज करेंगे, तो रॉड का एलिमेंट एक डिफरेंशियल पार्टिकल होगा ऑफ लेंथ dx, स्टार्टिंग से x डिस्टेंस पे, जीरो वाली साइड से x डिस्टेंस पे dx लेंथ का कोई एक एलिमेंट चूज करेंगे। वो एलिमेंट एक छोटा सा पार्टिकल की तरीके से होगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, दूसरा स्टेप पर डीएम निकालते हैं। तो डीएम की वैल्यू, डीएम मतलब
dx लेंथ के लिए जो मास होगा, तो dx लेंथ के लिए मास इसके हिसाब से निकालोगे, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा नॉट x टू द पावर n यूनिट लेंथ का मास है, हमारे को dx लेंथ का मास चाहिए इनटू dx, ये आपका dm हो गया। अगले स्टेप पर ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो x सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इसके लिए बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ दैट dm, साथ में एक मल्टीप्लाइड बाई x और है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ dm, एंड ऑब्वियसली x की लिमिट 0 से l तक की। तो इसको जरा जल्दी से देखो मैथमेटिकल आंसर क्या है इसका। लैम्डा नॉट कैंसिल कर जाएंगे, चेक करो क्या कुछ ऐसा बनेगा क्या यार, ये n+1 अपॉन n+2 इंटू l, Yes, sir. ये बनेगा। Yes, sir. ठीक है, बाकी फंक्शन तो अब एग्जाम में कोई भी आ सकता है, यहाँ पर फंक्शन बदल दीजिए तो फंक्शन बदल करके उस हिसाब से कर लोगे। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे कुछ कॉमन केसेस दिखा देते हैं जिनके सबसे ज्यादा यूज होते हैं। सेकंड केस, सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है आपको। तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है, बो एंड एरो वाला कंसेप्ट है ये। तो सर्कुलर आर्क के फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये जो आर्क है ये अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर समझते हैं क्या होता है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब कि अगर इस आर्क को कंप्लीट सर्किल बनाते, इस आर्क का फुल सर्किल बनाते तो उस सर्किल का जो सेंटर बनेगा दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसका रेडियस आर मान लें, और ये आर्क अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड कर रही हो, और ये यूनिफॉर्म आर्क है, इसका सेंटर ऑफ मास डिराइव करने में। तो पहली बात तो ये होगी कि जितने भी यूनिफॉर्म बॉडीज होंगी उनका सेंटर ऑफ मास, जितने भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हों उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा उस ऑब्जेक्ट के सिमेट्रिकल एक लाइन बनाओगे। मतलब जैसे अगर ये आर्क है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इस आर्क को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करे, इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये ऑब्वियस है कि सेंटर ऑफ मास विल ऑलवेज बी ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री। जितने भी आर्क बनेंगे, आर्क या कोई भी इस तरीके का ऑब्जेक्ट होगा तो सिमेट्रिकल लाइन, सिमेट्रिकल लाइन का मतलब हुआ वो लाइन जो ऑब्जेक्ट को दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के ऊपर कहीं होगा, बट कहाँ होगा ये मालूम नहीं। Sir, radius into sin theta upon theta. बिल्कुल, अब देखो उसको डिराइव करते हैं, ये एंगल थीटा बन रहा है अगर, तो सपोज इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम कुछ y डिस्टेंस मान लेते हैं और इधर की तरफ कुछ x डिस्टेंस मान लेते हैं। तो हमारा पहला स्टेप था कि कोई एक एलिमेंट चूज करेंगे, तो एलिमेंट ना तो इनिशियल पॉइंट पर ले सकते हैं, ना फाइनल पॉइंट पर ले सकते हैं, ना लाइन ऑफ सिमेट्री पर ले सकते हो, तो कहीं बीच में लीजिए आप, कहीं बीच में एक एलिमेंट चूज करिए इसका, वो एलिमेंट लाइन ऑफ सिमेट्री से अल्फा एंगल पर हो, और एडिशनली उस एलिमेंट की वजह से जो एंगल बनेगा वो डी अल्फा मानो। तो चुप एलिमेंट चूज हो गया, सेकंड स्टेप पर था डीएम निकालना। तो डीएम विच इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट, अगर हम यहाँ पर लैम्डा यूज करें मास पर यूनिट लेंथ के लिए, लैम्डा इज मास अपॉन लेंथ, तो मास ऑफ दिस एलिमेंट विल बी लैम्डा विच इज द मास पर यूनिट लेंथ, और इस एलिमेंट की अपनी लेंथ
तो ये एलिमेंट भी एक छोटा सा आर्क है। लेंथ ऑफ दिस स्मॉल आर्क विल बी रेडियस इनटू द एंगल सबटेंडेड बाय दिस स्मॉल आर्क, जो डी अल्फा है। ये हो गया डीएम। और तीसरे स्टेप पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें एक्स कैलकुलेट करेंगे कि वाई कैलकुलेट करेंगे कि जेड कैलकुलेट करेंगे, वो सिमेट्री से देखो आप। यहाँ पर सिमेट्री के हिसाब से हमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम यहाँ वाई सेंटर ऑफ मास चूज करेंगे। वाई सेंटर ऑफ मास विल बी इंटीग्रल डीएम कैलकुलेट हो चुका है, लैम्डा आर डी अल्फा। साथ में यहाँ पर एक्स की जगह पर वाई आएगा। तो जो ये एलिमेंट हमने चूज किया है, इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो अगर ये पूरा रेडियस हमारा कैपिटल आर है, ये एंगल अल्फा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस साइड, ये लेंथ हमारी आर कॉस अल्फा होगी, और यही आर कॉस अल्फा वाली लेंथ इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट बनेगी। न्यूमरेटर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू वाई, और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा आर डी अल्फा। अल्फा के लिमिट्स रखेंगे, तो अल्फा के लिमिट इस वाले एंड पॉइंट पर इधर की तरफ θ/2 की लिमिट होगी, और दूसरे साइड जाओगे तो ऑन द अदर साइड अल्फा की लिमिट माइनस ऑफ θ/2। तो लिमिट्स फ्रॉम माइनस θ/2 टू प्लस θ/2। इधर भी माइनस ऑफ θ/2 से प्लस ऑफ θ/2। सिंप्लीफाई करके जो आंसर बनेगा ये लैम्डा इंटू आर कॉन्स्टेंट की तरीके से बाहर आ जाएगा, लैम्डा इंटू आर यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, ऊपर एक आर बचेगा, कॉस अल्फा डी अल्फा इंटीग्रेट होगा, कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन लिमिट्स माइनस θ/2 से प्लस θ/2 की, और नीचे डी अल्फा का इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट्स माइनस θ/2 से प्लस θ/2 की। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा आर साइन θ/2 और डिवाइडेड बाय θ/2। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सिंप्लीफाई होने के बाद। मुझे तो बता दीजिए आंसर। आएगा ये आर। तो ये आपकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट हुई है। मतलब अब इसको याद कैसे करना है और इसको यूज कैसे करना है, डेरिवेशन के बाद इसका रिजल्ट याद भी रखना है और इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। तो ये जो आपने कैलकुलेट किया है, ये निकाला है आपने डिस्टेंस ऑफ COM, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्योंकि हम लोगों ने ओरिजिन माना था ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर, तो ओरिजिन यानी कि जिसको ज्योमेट्रिकल सेंटर कह रहे हैं, वहां से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है, उसका फॉर्मूला बन रहा है r sin θ/2 डिवाइडेड बाय θ/2, और हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। डिस्टेंस ऑफ COM फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसका एप्लीकेशन देखो। एप्लीकेशन एक बार दिखाते हैं कैसे होगा ये। तो पहला एप्लीकेशन तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन ये है कि अगर ये x है, ये y है, और सपोज दैट इस तरफ हाफ रिंग हो और उसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, क्योंकि जब नेक्स्ट चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेंटर ऑफ मास के लोकेशंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर नहीं मालूम होगी तो अपकमिंग चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। तो अगर हमारे पास हाफ रिंग है और इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो, तो पहले तो ये एनालाइज किया जाए कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है।
एक्स और वाई में से वो कौन सी लाइन है जो इस हाफ रिंग को दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो आंसर मिलेगा ये एक्स एक्सिस, यही हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर होगा, और रिंग के ज्योमेट्रिकल सेंटर से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस बनेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हो जाएगी आर। हाफ रिंग के केस में थीटा की वैल्यू, बिकॉज थीटा इस पूरे आर्क का एंगल है, हाफ रिंग के केस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियंस। पाई रखेंगे यहाँ पे साइन पाई बाई 2, साइन ऑफ 90 डिग्री 1, और यहाँ पर पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा। कुल मिलाकर के ये पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी 2r अपॉन पाई। ये हुआ सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस। ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r बाई पाई डिस्टेंस उस लाइन के ऊपर जिस लाइन से ये सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा है। क्वार्टर रिंग का कैलकुलेट करना होता मान लीजिए आपको, और क्वार्टर रिंग होती सपोज 1/4 रिंग। तो 1/4 रिंग के केस में सबसे पहले थीटा फाइंड करेंगे। 1/4 रिंग के केस में मतलब थीटा की वैल्यू हुई पाई बाई 2। और अगर हमारी क्वार्टर रिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो लाइन ऑफ सिमेट्री 45 डिग्री की एंगल होगी। 45 डिग्री वाली लाइन जो होगी वो हमारे लिए लाइन ऑफ सिमेट्री का काम करेगी। इस लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर यहाँ कहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा, और उस सेंटर ऑफ मास का ज्योमेट्रिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास के बीच में, यही डिस्टेंस कैलकुलेट होगा आर। थीटा को रखेंगे पाई बाई 2 यानी साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री 1/√2 r/√2, और यहाँ पर पाई बाई 4। जब ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा तो ये आएगा 2√2 r डिवाइडेड बाई पाई, 2√2 r बाई पाई, ये इसका आंसर आएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट एप्लीकेशन। इनडायरेक्ट एप्लीकेशन कौन सी है? डायरेक्ट एप्लीकेशन तो ये है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड की जाए, और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन जो होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के टाइम पर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के टाइम पर। जैसे अगर इसमें एक्स एक्सिस को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लिया जाए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और ये वर्टिकल प्लेन है, इसको एक वर्टिकल प्लेन मान लें, ग्रेविटी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कहा जाए कि इस क्वार्टर रिंग की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास ऑफ रिंग m डिफाइन कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g and the height at which center of mass is located। तो यहां पर आंसर लिखेंगे mg। ये बहुत ध्यान से समझने वाला चीज है। रोटेशनल बता रहे, रोटेशनल मैकेनिक्स में इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस होती है। आज हम आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखा रहे हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स में जब इसी में एंटर करेंगे तो हम कुछ कह देंगे कि ये रिंग रोटेट कर गई। रोटेट करने के बाद रिंग का ओरिएंटेशन बदल जाएगा, रिंग की ओरिएंटेशन बदल जाएगी तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बदल जाएगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल के लिए mg और सेंटर ऑफ मास की हाइट, हाइट मतलब ये डिस्टेंस 2r बाई पाई, तो ये 2√2 r बाई पाई और 45 डिग्री एंगल बन रहा है ये, तो मल्टीप्लाइड बाय फर्दर साइन 45, 2√2 r पाई और साइन 45 1/√2 मतलब 2r बाई पाई। तो mg इंटू 2r अपॉन पाई ये कहलाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये कंसेप्ट थोड़ा सा पहले से मालूम होता तो एचसीवी में वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चन चैप्टर में, एचसीवी के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 करके, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि कोई एक स्फीयर है जिसके ऊपर एक चेन है, स्फीयर के ऊपर एक एल लेंथ की चेन है,
वर्क वाले चैप्टर का 63 नंबर क्वेश्चन, और उस चेन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करवाई उन्होंने। हालांकि वहां पर जो कैलकुलेशन हुई है वो कैलकुलस के मेथड से हुई है। अब अगर इस मेथड से करना चाहें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चेन विच इज इन फॉर्म ऑफ आर्क, तो अगर सेंटर को जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट मानते हैं, तो सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि इस चेन के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहाँ पर है। तो चेन के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री इन दोनों का बाइसेक्टर बनेगा। सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओ, सेंटर ऑफ मास उस लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर लोकेट होगा, और ज्योमेट्रिकल सेंटर से सेंटर ऑफ मास के बीच में जो डिस्टेंस होगी, ये पूरी डिस्टेंस, इसको लिखेंगे r साइन थीटा बाई 2। एल लेंथ की चेन है, एल लेंथ की चेन जो टोटल एंगल सबटेंड करेगी वो एल बाई आर का करेगी। थीटा बाई 2 विल बी एल बाई 2r, डिवाइडेड बाय थीटा बाई 2 विच इज अगेन एल बाई 2r। ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई, ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास के बीच में ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई। अब हमें चाहिए सेंटर ऑफ मास की हाइट, वो भी हाइट कैलकुलेट की जा सकती है। ये हाइट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज टोटल एंगल जो बन रहा है, टोटल एंगल बाय दिस चेन, वो टोटल एंगल थीटा एल बाई आर है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इधर लेफ्ट साइड पर जो एंगल बन रहा होगा, एंगल ऑन लेफ्ट साइड, ये एंगल हमारा थीटा बाई 2 का बनेगा। ये एंगल अगर थीटा बाई 2 का बनेगा और ये डिस्टेंस पता है, तो वर्टिकल हाइट निकाल सकते हैं। वो हो जाएगी r साइन ऑफ एल बाई 2r डिवाइडेड बाई एल बाई 2r। ये पूरी डिस्टेंस, ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो उसका कॉस थीटा बाई 2 कंपोनेंट वर्टिकल हाइट पर आएगा। तो इसमें फर्दर कॉस ऑफ थीटा बाई 2, कॉस ऑफ एल बाई 2r, ये हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास आई, m इंटू जी इसमें और मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटी, जो सिंप्लीफाई होकर के एम जी आर स्क्वायर 2 mg आर स्क्वायर बाई एल, इनफैक्ट 2 चला जाएगा और ये 2 साइन ए कॉस ए साइन ऑफ एल बाई आर बन जाएगा। अगर बुक हो तो इसको कंफर्म कर लेना जरा एक बार। एचसीवी के वर्क चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 63 का ए पार्ट यही है, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चेन। Yes, sir. 63 ए पार्ट, उसका एक बी पार्ट भी है कि इस चेन को थीटा एंगल स्लाइड कर चुके हैं, तो उसके बाद उसकी स्पीड निकालनी है। तो जब ये चेन थीटा एंगल स्लाइड कर जाएगी और उसके बाद स्पीड निकालनी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन थीटा एंगल स्लाइड करने के बाद सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बदल जाएगी, तो हमें फिर से निकालना पड़ेगा कि अब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। फिर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो एडवांटेज यही है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस अगर पता होती हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करना काफी आसान हो जाता है। और अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं मालूम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ही मुझे कैलकुलस यूज करनी पड़ जाएगी। तो ये आर्क वाले बॉडीज का याद रखोगे, मतलब जितने डेरिवेशंस करते जा रहे हैं वो सब याद रखिएगा। आर्क वाली बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन r sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन रोटेशनल मैकेनिक्स में होती है, जहां पर टॉर्क कैलकुलेट करना होता है। बिकॉज एक इक्वेशन होती है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, कुछ लोग को शायद याद होगा इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। और
टॉर्क कैलकुलेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मालूम ही नहीं है तो कहाँ से कैलकुलेट करोगे? तीसरा केस, थर्ड केस, आर्क के अलावा तीसरा केस जो मोस्ट कॉमन केस है जिसका डेरिवेशन एचसीवी में भी है, वो है हाफ डिस्क का। इसमें ले रहे हैं हाफ एन्युलर डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास से डिराइव कर रहे हैं आपको, हाफ एन्युलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास। एन्युलर डिस्क किसको बोलते हैं? तो हाफ डिस्क अगर कंप्लीटली सॉलिड है तो वो सिंपली हाफ डिस्क कहलाएगी। एन्युलर का मतलब ये हुआ उसमें यहां पर कुछ हॉलो पार्ट है, मतलब आप इसको हाफ डीवीडी मान लीजिए, डीवीडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वह रोटी के दो टुकड़े करेंगे तो वो हाफ डिस्क है, और सीडी और डीवीडी के दो टुकड़े कर दीजिए तो वो हाफ एन्युलर डिस्क हो जाएगी। तो उसमें इनर रेडियस उसका ए है और आउटर रेडियस बी, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो अब आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, कल को नॉन यूनिफॉर्म भी लेंगे। अभी पहला केस तो यूनिफॉर्म का है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो हाफ एन्युलर डिस्क के फॉर्म में, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जिसका इनडायरेक्ट एप्लीकेशन अगेन रिपीट कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी निकालने में। तो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे। नेचुरल से बात है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक वर्टिकल लाइन होगी, और जो लाइन ऑफ सिमेट्री है सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे ही होना है। इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अब हमारा पहला स्टेप था कि एलिमेंट चूज किया जाए। फर्स्ट वाज चॉइस ऑफ एलिमेंट। तो डिस्क में किस टाइप के एलिमेंट चूज करने चाहिए हमें, किसी भी डिस्क में एलिमेंट की चॉइस कैसी होनी चाहिए, ना सिर्फ सेंटर ऑफ मास निकालने में बल्कि आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, पोटेंशियल निकालने में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, कहीं पर भी निकालना होगा। तो डिस्क वाले ऑब्जेक्ट्स में जब भी आपको एलिमेंट चूज करना हो वो एक कंसेंट्रिक रिंग होगी। ऑलवेज चूज रिंग एलिमेंट। मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। मतलब टीचर के एंड पर तो ठीक है, वो तो कोई भी एलिमेंट चूज करके बता देते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के पॉइंट से ये दिक्कत होती है कि एलिमेंट चॉइस हमें कैसे मालूम चले। तो आप नोट करते जाइएगा, जहां भी डिस्क होगा और एलिमेंट चूज करना है आपको रिंग के फॉर्म में, ऑलवेज रिंग। तो हमने एक इसमें रिंग चूज किया जिसका रेडियस स्मॉल आर मान लेंगे, और उस रिंग की विड्थ डी आर। तो हमने पहला काम सक्सेसफुली कर लिया, एलिमेंट चूज कर लिया हमने अपना रिंग एलिमेंट। दूसरा काम हमें करना है उसका डीएम निकालना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट। तो डीएम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अब। डीएम इक्वल टू, डिस्क के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा वो एरिया के ऊपर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एरिया के अकॉर्डिंग चलेगा। तो लेट सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं सिग्मा की वैल्यू मास पर यूनिट एरिया। तो अगर मुझे इस एलिमेंट का मास कैलकुलेट करना है तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि एलिमेंट का एरिया कितना है, एरिया ऑफ दिस पोर्शन। और ये एरिया निकालने के लिए आउटर सर्किल में से इनर सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए।
दो दो सर्कल्स के बीच का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ दिस आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल विल बी पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ बाई 2 भी आएगा बिकॉज ये आधा सर्कल है, यस सर, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 अंदर वाले सर्कल का एरिया। तो ये इन दो के बीच में ये जो एरिया है ये एरिया कैलकुलेट हो गया जो आपका रिंग है, ये एरिया, और उसमें सिग्मा मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, पहली बार कर रहे हैं इसलिए डिटेल में चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से इतना डिटेल में नहीं आएगा, जहां पर भी एलिमेंट की चॉइस लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लेंगे तब डायरेक्ट करेंगे। सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, सिग्मा पाई बाई 2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 2r प्लस डी आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यस सर। और r के कंपैरिजन में dr को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये जो r प्लस dr देख रहे हो उसमें dr को नेगलेक्ट कर दीजिए, ये सिर्फ 2r बचेगा, 2 और 2 कैंसिल, फाइनली ये आंसर बन जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर डी आर, डीएम की वैल्यू। इसके बाद हम इस रिलेशन पे जाएंगे, हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट नहीं निकालना मुझे, तो हम लिखेंगे y ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रल में न्यूमरेटर में सबसे पहले dm, तो dm कैलकुलेट हुआ, अब dm के बगल में यहाँ पर y है, इसमें ध्यान देना थोड़ा सा, जो यहाँ पर y आएगा उसका मतलब होगा y मींस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, तो जो आपने एलिमेंट चूज किया है वो खुद अपने आप में एक हाफ रिंग है, एलिमेंट इटसेल्फ अ हाफ रिंग। अब की बार एलिमेंट कोई पार्टिकल नहीं है, एलिमेंट खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, रिंग है वो, हम उसे एलिमेंट का एरिया कैलकुलेट कर दें, तो एलिमेंट विच इटसेल्फ इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, हाफ रिंग, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास जस्ट पीछे डिराइव किया था हम लोगों ने, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास जस्ट पहले डिराइव किया गया है 2r/5 डिस्टेंस पे, तो जो हमने एलिमेंट चूज किया है वो स्मॉल आर रेडियस का है, तो इस एलिमेंट का अपना खुद का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2 स्मॉल आर बाई पाई डिस्टेंस पर, यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब खुद से डेरिवेशन करोगे। आप खुद से डेरिवेशन करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपका एलिमेंट एक पार्टिकल के फॉर्म में है, एलिमेंट इन पार्टिकल फॉर्म, तो एक्स और वाई का मतलब होगा उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स, बट अगर एलिमेंट खुद कोई ऑब्जेक्ट है, रिंग है, डिस्क है, तो एक्स और वाई का मतलब होगा जिस एलिमेंट को आपने चूज किया है उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की क्या कोऑर्डिनेट्स। ये हो गया dm इंटू वाई, डिनोमिनेटर में dm, बाकी लिमिट्स, तो लिमिट ऑफ दिस स्मॉल आर रेडियस विल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल वैल्यू a एंड फाइनल वैल्यू b। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाएगी। जो HCV में डेरिवेशन है उस डेरिवेशन में सॉलिड डिस्क ली गई थी, मतलब ये A0 है वहां पर, और यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेडियस कैपिटल R है, तो हमारी लिमिट 0 से R की होगी। सॉलिड डिस्क का हाफ पार्ट लोगे तो लिमिट 0 से R रखेंगे, हम लोग CD को हाफ कर रहे हैं, तो इधर इनर रेडियस A, आउटर रेडियस B। कर लोगे सिंप्लीफाई, बोलो फिर जल्दी। सर 4/3 पाई b³ माइनस a³ अपन b² माइनस a²। यस मतलब कर लेंगे यस सर।
यस सर हो जाएगा, हो गया। ठीक। ठीक, ये एलिमेंट जो हम कह रहे हैं यार, एलिमेंट आप कहीं लिस्ट बना करके लिख लो कहीं, वरना बार बार कंफ्यूजन होती है। जितनी बार चैप्टर्स पढ़ते हैं, नए नए चैप्टर्स आते हैं और बार बार हम यही सोचते रहते हैं कि एलिमेंट क्या लें। तो डिस्क में रिंग एलिमेंट, चाहे हम चैप्टर कोई भी पढ़ रहे हो। फिर आते हैं अब, यही अगर डिस्क हम लेते, मान लीजिए हाफ डिस्क लेते, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन टाइप का देखो। हम क्वेश्चन अभी भी हाफ डिस्क का लेंगे, इस बार सॉलिड हाफ डिस्क है। अ सॉलिड हाफ डिस्क, सेंटर रेडियस इज कैपिटल आर। इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि जो मास पर यूनिट एरिया है, मास अपॉन एरिया, मास पर यूनिट एरिया, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है और सिग्मा नॉट बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर है, वेयर स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। हाफ हाफ डिस्क बट उसका मास अपॉन एरिया जो है, फॉर एग्जांपल मतलब जब आप स्मॉल आर को जीरो रखोगे तो मास अपॉन एरिया जीरो, यानी इस पॉइंट पर मास पर यूनिट एरिया जीरो है। एट दिस पॉइंट मास पर यूनिट एरिया जीरो। और जब हम इस पॉइंट पर जाएंगे सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट पर, तो हम स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे, यानी यहाँ पर मास अपॉन एरिया की वैल्यू सिग्मा नॉट है। मतलब यहाँ पर यूनिट एरिया पर ज्यादा मास है और यहाँ पर यूनिट एरिया पर कम मास है, यहाँ पर यूनिट एरिया पर अलग मास है। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सेम रहेगा। सिमेट्रिकल लाइन हुई वाई एक्सिस, एलिमेंट चूज किया। अब ये सब याद होना चाहिए, एलिमेंट चूज करोगे, इससे कोई मतलब नहीं कि फंक्शन दे दिया गया है तो कुछ और काम करोगे, कुछ नहीं करना। सिमेट्रिकल लाइन बनाओ, एलिमेंट चूज करो, स्मॉल आर रेडियस पे डी आर विड्थ का, इस एलिमेंट का एरिया कैलकुलेट करते, एरिया ऑफ दिस एलिमेंट अभी ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है। तो जो पीछे हम लोगों ने इस एलिमेंट का एरिया कैलकुलेट किया था वो आया था पाई आर डी आर, चेक कर सकते हो उसको। एरिया ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय मास अपॉन एरिया की जो गिवन वैल्यू है वो है सिग्मा नॉट बाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। मास अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एलिमेंट, डीएम तैयार हो गया, डीएम। साथ में इसमें वाई मल्टीप्लाई होगा, वाई का मतलब इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। तो इस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन टू टू स्मॉल आर अपॉन पाई, प्रीवियस डेरिवेशन से। समझ पाए क्या हो गया यार यहाँ पर? पाई आर इंटू डी आर से हम लोगों ने निकाला है एरिया ऑफ एलिमेंट। सिग्मा नॉट स्मॉल आर बाई आर से जब मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये चीज हम लोगों ने निकाली है डीएम। और टू आर अपॉन पाई जो है वो उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है जो न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन न्यूमरेटर साइड पर, जिसकी लिमिट 0 से आर की, और डिनोमिनेटर साइड पर जो लिमिट होगी वो 0 से आर सिग्मा नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर पाई स्मॉल आर डी आर। अब इसको इवेल्युएट करके निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर जाएगा। 3r/2 भाई। 3r/2, 3r/2 नहीं हो सकता, कैपिटल आर के बियॉन्ड कहाँ चला जाएगा? सर कैपिटल आर के बाहर सेंटर ऑफ मास थोड़ी चला, 2/3r हो सकता है वो। सर 3r/2, 2 में मल्टीप्लाई सर पाई भी है। अच्छा 3r अपॉन मतलब आर से छोटा आएगा ना सर? हाँ सर बहुत छोटा है। कैपिटल आर से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, बॉडी के बियॉन्ड कहाँ चले जाएंगे?
अब इसके बाद हाफ डिस्क के बाद कुछ और चीजें हैं जो हो सकता है एग्जाम्स में आ जाए, जैसे कि हेमिस्फीयर, थ्री ऑब्जेक्ट्स, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर लो आप, हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर, जिनमें वॉल्यूम डिफाइन किया जाता है। 3D ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें वॉल्यूम डिफाइन करे। इनका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम एलिमेंट क्या चूज करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ इतना है कि व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट विल बी देयर इन दैट ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ एलिमेंट अगर आपको ये मालूम होगा तो सब कुछ कर लोगे। किस टाइप का एलिमेंट चूज करेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि हेमिस्फीयर सॉलिड है या फिर हॉलो। हालांकि हेमिस्फीयर जब बोलते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर के लिए एक अलग टर्म यूज किया जाता है, मतलब उसमें बोलते हैं हेमिस्फेरिकल शेल। शेल वर्ड यूज करने का मतलब होता है कि वो हॉलो है। और अगर सिर्फ हेमिस्फीयर क्वेश्चन में लिखा जाए तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब ये निकलता है कि वो एक सॉलिड हेमिस्फीयर। किस टाइप का एलिमेंट चूज करें यार इसमें? सर सॉलिड में सर शेल चूज करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा कर लो यार जो कि आगे भी काम आएगा। मतलब हम कह रहे हैं ना कि इस टाइप की चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अगर आप 12th क्लास को रिकॉल करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो बार बार ये चीज आती है पोटेंशियल के चैप्टर में। कुछ ऐसा एलिमेंट बताओ जो जनरलाइज हो और यहाँ से लेकर के जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक काम आए। सर डिस्क हो जाएंगी कई सारी। हड सॉलिड बॉडीज में जब भी एलिमेंट लोगे, सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड कोन हो और सॉलिड सिलेंडर हो, इन सब में ऑलवेज रिमेंबर दैट एलिमेंट विल बी अ डिस्क एलिमेंट। और जितने हॉलो वाले होंगे, चाहे वो हॉलो हेमिस्फीयर हो, हॉलो कोन हो या फिर हॉलो सिलेंडर हो, इन सब में जो एलिमेंट होगा अ रिंग ऑन सरकमफ्रेंस, मतलब ऑब्जेक्ट के सरफेस पर रिंग मानेंगे। अभी दिखा रहे कैसे करेंगे इसको। तो अगर हमारे पास एक हेवी स्फीयर है, मान लो हॉलो हेमिस्फीयर, जिसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां से मान लेते हैं, रेडियस आर मान लेते हैं, और इधर एक सॉलिड हेमिस्फीयर है। ठीक है यार, मैं तुम लोगों को वो बता रहा हूँ जो परमानेंट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम है, क्योंकि कैलकुलस सभी को आती है, फॉर्मूला भी सबको पता होता है। कंफ्यूजन सिर्फ इसी में होता है कि एलिमेंट की चॉइस कैसे लें। तो लेफ्ट साइड हम सॉलिड वाले का केस कर रहे हैं और राइट साइड पर हॉलो वाले का केस कर रहे हैं, तो डिफरेंस ध्यान रखिएगा। जहां पर सॉलिड वाला केस कर रहे हो, पहली बात ये क्लियर है कि जो सिमेट्रिकल लाइन है, सपोज ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा। ये साइड, ये सिमेट्रिकल लाइन वाई एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास भी इसी लाइन के ऊपर होगा। एलिमेंट कैसे लेना है? तो सॉलिड वाले में आप एक डिस्क चूज करोगे, और एलिमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट पर नहीं ले सकते और फाइनल पॉइंट पर नहीं ले सकते। तो इनिशियल फाइनल के बीच में कहीं कोई एक डिस्क बनाओ। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक डिस्क तैयार करते हैं, और मान लेते हैं कि ये जो डिस्क हम लोगों ने बनाई है ये सेंटर से वाई डिस्टेंस ऊपर है और इसकी विड्थ dy है। और यहां पर क्या तैयार करेंगे? तो यहां पर स्फीयर के सरफेस पर एक सर्कुलर बैंड, एक रिबन मान लो आप, एक रिबन है, वो रिबन स्फीयर के सरफेस पर लपेटी गई है। स्फीयर के सरफेस पर एक रिबन को लपेटा जाए, रिबन टाइप की चीज मान लीजिए। देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका मैथमेटिकल वर्किंग अलग है।
मतलब ये थोड़ा सा मेंटली इमेजिन करोगे कि एक कटोरी। नहीं, कटोरी तो है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये जो सर्कल के फॉर्म में दिखा रहे हैं, ये डिस्क नहीं है। हमने स्फीयर के चारों तरफ एक रिबन लपेटा हुआ है। ये सर आपने ऑप्टिक्स में दिखाया था। जी। तो ये यहाँ पर हम किस तरीके से वेरिएबल्स मानते हैं और यहाँ पर किस तरीके से वेरिएबल्स मानते हैं, यही सारी मेन प्रॉब्लम्स हैं। वेरिएबल कैसे माने, एलिमेंट कौन सा माने। तो रिबन वाले केसेस में क्या करते हैं, वाई एक्सिस से थीटा एंगल पर, और उस रिबन की जो विड्थ होगी, विड्थ ऑफ रिबन, ये विड्थ आप डी थीटा मान लो। और डिस्क वाले केस में आप वेरिएबल कैसे मान रहे हो, सेंटर से वाई डिस्टेंस पर और डिस्क की विड्थ को डी वाई मान रहे हो। तो जहां सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हमारे वेरिएबल लीनियर डिस्टेंस के फॉर्म में होंगे, और हॉलो वाले में हमारे वेरिएबल्स एंगल के फॉर्म में होंगे, हमेशा ही, ऑलवेज। अब आगे के पार्ट पर आओ। एलिमेंट चूज कर लिया, एलिमेंट चूज करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात होती है कि वेरिएबल भी चूज करेंगे। और कोई नहीं बताएगा आपको ये सारी बातें कि यार वेरिएबल कैसे देखा जाता है, एलिमेंट कैसे चूज किया जाता है। जितने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होंगे, वेरिएबल हमेशा उसमें लीनियर डिस्टेंस के फॉर्म में रखिएगा, और जितने हॉलो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें वेरिएबल हमेशा एंगुलर फॉर्म में। हॉलो वाले में पोलर कोऑर्डिनेट्स चलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब थीटा चलता है, और इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चलते हैं, वाई वाले। और इसको याद रखने का एक सीधा तरीका बता रहा हूँ आपको। अर्थ अर्थ एक स्फेरिकल अर्थ स्फीयर है, और अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी हो आपको, आप मैप करो, मैप ऑन करिए, गूगल मैप ऑन करिए, तो लोकेशन ऑफ एनीथिंग विच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, क्या लैटिट्यूड के फॉर्म में नहीं बताते उसको। यस सर। तो लैटिट्यूड लीनियर डिस्टेंस है कि एंगल है। एंगल होता है, डिग्री डी है। एंगल है, एंगल है। और अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट इनसाइड अर्थ हो, इनसाइड अर्थ मतलब सरफेस के किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए लैटिट्यूड चाहिए, यानी एंगल चाहिए। और इंटीरियर पॉइंट्स को लोकेट करना है अगर आपको, इंटरनल पॉइंट्स को, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सरफेस से कितना नीचे जाओगे, मतलब डेप्थ बतानी पड़ेगी, हाइट बतानी पड़ेगी। इस तरीके से याद रख सकते हो। हॉलो स्फीयर में जितने भी मास होंगे, हॉलो स्फीयर में जितने भी मासेस होंगे वो सरफेस के ऊपर होंगे, तो उन मासेस की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए हम एंगल का सहारा लेंगे। और सॉलिड में जो मास होगा वो इंटीरियर होगा, अंदर होगा मास, तो वो हम डेप्थ के फॉर्म में बताएंगे, यानी कि वाई के फॉर्म में बताएंगे। खैर, अब आइए अगला स्टेप था डीएम निकालने का। तो हॉलो वाले में डीएम कैसे कैलकुलेट होगा। हॉलो स्फीयर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रहेगा या फिर एरिया के रिस्पेक्ट में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हॉलो स्फीयर के केस में। तो हॉलो स्फीयर मतलब अंदर से कुछ नहीं, अंदर अंदर हवा है, तो जितना भी मास है वो सरफेस एरिया के ऊपर है, यानी मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सॉलिड वाले में मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां पर हमको एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम डिफाइन करेंगे सिग्मा एज मास अपॉन एरिया। और सॉलिड वाले में हम रो डिफाइन करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। स्क्रीन कट रही है। तो यहां पर हम डीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास अपॉन एरिया जिसको सिग्मा माना है, मल्टीप्लाइड बाय जो आपने एलिमेंट चूज किया है उसका एरिया कितना है।
और यहां पर जब डीएम कैलकुलेट करेंगे सॉलिड वाले में, तो वो लिखेंगे रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या है हमारे एलिमेंट का। तो यहां पर एलिमेंट डिस्क है और एक डिस्क छोटा सा सिलेंडर मानते हैं। डिस्क मतलब सिलेंडर ऑफ स्मॉल हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, बिकॉज एलिमेंट एक डिस्क है, डिस्क एक सिलेंडर होता है जिसकी हाइट कम होती है। तो कुल मिलाकर के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है आपको। तो ये लिखेंगे रो मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा ये डिस्क है जिसकी हाइट dy है और इसका रेडियस निकालना पड़ेगा, वो पाइथागोरस थ्योरम से आएगी। पूरे हेमीस्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, और ये डिस्टेंस y है। पाइथागोरस थ्योरम से ये रेडियस निकल जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डिस्क को सिलेंडर मानेंगे जिसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ दिस रेडियस, पाइथागोरस थ्योरम, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू हाइट dy, ये डीएम हुआ। और रिबन वाले केस में सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ अ रिबन, एलिमेंट रिबन के फॉर्म में है, एक रिबन जिसको स्फीयर के चारों तरफ लपेटा गया है। तो एरिया ऑफ रिबन विल बी द लेंथ ऑफ दैट रिबन, लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन विल बी दिस सर्कमफ्रेंस। और वो सर्कमफ्रेंस कैसे कैलकुलेट होगी, अगर ये थीटा एंगल है और स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर और थीटा, तो ये रेडियस आर साइन ऑफ थीटा हो जाएगी। रिबन का रेडियस आर साइन थीटा, तो रिबन की लेंथ यानी रिबन की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर साइन थीटा, और उस रिबन की विड्थ, ये वाली विड्थ रिबन की, और रिबन की ये वाली विड्थ एक छोटा सा आर्क लेंथ है, और ये लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इज डी थीटा। तो ये हो जाएगा फर्दर आर मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। ये सबसे क्रूशियल पार्ट था। बोलिए। यस सर। अगर आपको ये समझ आ रहा होगा, मैं गारंटी बोल सकता हूँ, अगर ये चीज वाकई समझ आ रही है तो अब आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, किसी भी चैप्टर में नहीं आएगी। कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एलिमेंट कैसे चूज किया जाता है, मास वगैरह कैसे निकालते हैं, कहाँ पर वॉल्यूम देखना होता है, कहाँ पर एरिया देखना होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। उसके बाद तो फॉर्मूला है मेरे पास। नाउ वाई सेंटर ऑफ मास, सॉलिड वाले केस में पहले करते हैं। सॉलिड वाले केस में तो वाई सेंटर ऑफ मास विल बी इंटीग्रल, बिकॉज डीएम कैलकुलेट कर लिया, तो रो पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ये डीएम है। डीएम के साथ y मल्टीप्लाई होगा, जिसमें y का मतलब होगा जो आपने एलिमेंट चूज किया है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। तो हम लोगों ने डिस्क एलिमेंट लिया है, डिस्क एलिमेंट का खुद का सेंटर ऑफ मास, डिस्क एलिमेंट के खुद के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहाँ पे आएगी, और ये लोकेशन हमारे सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर है, तो इंटू वाई डिवाइडेड बाय डीएम। और y की लिमिट रखेंगे 0 से r तक। ये तो हो गया सॉलिड वाले केस में। और हॉलो वाले केस में जब जाएंगे तो हॉलो वाले केस में y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू विल बी इंटीग्रल, उसमें डीएम का एक्सप्रेशन कुछ अलग है, सिग्मा 2 पाई r साइन थीटा इंटू आर डी थीटा है, ये डीएम की एक्सप्रेशन, उसके साथ y और मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें एलिमेंट रिंग रिंग के फॉर्म में है, कंप्लीट रिंग के फॉर्म में, एलिमेंट एज अ कंप्लीट रिंग। तो उस एलिमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ लोकेटेड है,
और ये r cos लोकेशन थीटा के ऊपर हमारे सेंटर से r cos थीटा पे, तो उसमें r cos थीटा मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाय dm, और फिर लिमिट्स ऑफ थीटा रखेंगे इसमें, वेरिएबल थीटा के फॉर्म में है तो थीटा के लिमिट 0 से चल करके π/2 तक। अब इसके आगे प्योरली मैथ है, मतलब यहाँ तक का जो मेजर पोर्शन था जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है चॉइस ऑफ एलिमेंट में। और हमारा टाइम इस समय जरूर लग रहा है, लेकिन जब आपको एडवांटेज दिखाएंगे, इसके एडवांटेज बाकी के चैप्टर्स में, हर चैप्टर में एलिमेंट को तो एलिमेंट ऐसे ही लिए जाएंगे, वॉल्यूम ऐसे कैलकुलेट किए जाएंगे और एरिया भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। फर्दर अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले वाले का जो आंसर आएगा, सॉलिड वाले का आंसर, मैं डायरेक्टली आंसर बोल रहा हूँ, ये 3r/8 आएगा और हेमिस्फीयर हॉलो वाले का आंसर आएगा r/2। सॉलिड हेमिस्फीयर की सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर से 3r/8 ऊपर और हॉलो हेमिस्फीयर के लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर से r/2 ऊपर। इसको हटा दे रहे भैया, आई मीन यस सर। ठीक है। अब देखो इसकी एक तो इनडायरेक्ट एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस याद करने का इनडायरेक्ट यूज। एक तो एनर्जी से रिलेटेड है, मैं आपसे क्वेश्चन ये कह दे एनर्जी से रिलेटेड यूज कैसे है वो देखो। क्वेश्चन आपसे ये कह दें कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका मास m दिया है, इसका रेडियस r दिया गया है और इसको हमें पलटना है, इसको पलट देना। पलटने का मतलब ये है कि इसका जो बेस है उसको ऊपर करना है और ये वाली चीज नीचे करनी है, फ्लिप करना है इसको। तो इसको हम लोगों ने फ्लिप किया है और इस फ्लिप करने के प्रोसेस में हाउ मच वर्क विल बी डन, कितना वर्क करोगे एक हेमिस्फीयर को फ्लिप करने के प्रोसेस में। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऑब्जेक्ट को फ्लिप करने में वर्क क्यों होगा, हमारा क्यों करे वर्क, फ्लिपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में क्यों वर्क होगा भाई। तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस कोई होगा। चीज ऐसी है तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। बिल्कुल, कोई चीज ऐसी है तो इसको पलटने में, इसको पलट दे, मतलब ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली फिर ऊपर, ऐसे पलटने में कौन सा वर्क। तो पलटने में वर्क ये है कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है इसकी वो 3r/8 डिस्टेंस होती है सर्किल के सेंटर से। तो जब इसको पलट देंगे तो ये इधर से 3r/8 होगा, यानी बॉटम से 5r/8 हो गया। तो कुल मिलाकर के सेंटर ऑफ मास को हम लोगों ने ऊपर शिफ्ट किया है। सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से 3r/8 के हाइट पे था, अब वो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से 5r/8 के हाइट पर है। तो सेंटर ऑफ मास को कितनी एक्स्ट्रा हाइट मिल रही है, एक्स्ट्रा हाइट बाय द एक्स्ट्रा हाइट बाय सेंटर ऑफ मास 5r/8 माइनस 3r/8। और सेंटर ऑफ मास को राइज करने के प्रोसेस में ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, mg नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट, माइनस में नहीं आएगा, वर्क बाय ग्रेविटी नहीं निकाल रहे, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क है वो निकाल रहे हैं, तो वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब एक्सटर्नल वर्क निकाल रहे हैं। तो ये एक तरीके का फायदा होता है, अगर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता होती है तो वर्क वगैरह, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब ऑब्जेक्टिवली निकल जाते हैं। सर ऐसे तो फिर हॉलो स्फीयर को पलटने में कोई एनर्जी नहीं लगेगी। नहीं लगेगी, r/2 से r/2 रहेगा। तो वो तो इत्तेफाक हुआ कि r/2 आ रहा है, उसका आंसर भाई इत्तेफाक है भाई, सॉलिड वाले में आ रहा आंसर।
ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। और दूसरा एप्लीकेशन अभी मैं करवा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दूसरा एप्लीकेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर है। वहां पर इसका बहुत यूज होता है सेंटर ऑफ मास के लोकेशंस का। अब ऐसे ही अगर आप कोण की बात करोगे, ये 2 डेरिवेशंस और हैं, बाकी हो जाएगा। तो सॉलिड कोण की अगर हम बात करें और हॉलो कोण की बात करें, ठीक है यार, डेरिवेशन कराने के पर्पस बता रहा हूँ आपको। डेरिवेशन में इसलिए नहीं करा रहा कि मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है इसका। पर्पस मेरा सिर्फ एलिमेंट दिखाने का है। कहाँ कहाँ पर आएंगे देखिए। तो जिसमें सॉलिड हो उसमें बिना बताए आप चुपचाप डिस्क एलिमेंट चूज करो। और जहां हॉलो है उसमें भी फिगर तो वैसे ही बनेगी, बट विजुअलाइज अलग तरीके से करोगे। इसे बनाओगे वैसी ही चीज, बट विजुअलाइजेशन अलग है। ये एक रिबन है, कोन के चारों तरफ रिबन है। अब वेरिएबल्स, एलिमेंट चूज करने के बाद अगला पॉइंट आता है कि वेरिएबल कैसे डिफाइन किए जाए अपने। तो वर्टेक्स से वाई डिस्टेंस पर और डी वाई मान लेते हैं इसको। वेरिएबल हाइट के फॉर्म में डिफाइन होगा, और जहां पर हॉलो है उसमें हम ये मानेंगे वर्टेक्स से वाई डिस्टेंस पर और डी वाई, मतलब इसमें हम अलोंग द सरफेस वेरिएबल दिखाएंगे। सरफेस अलोंग द वेरिएबल, सॉरी, वेरिएबल along the surface because mass is present on the surface. mass present on surface है, so variable on the surface होगा। इसमें mass present inside the volume है, therefore variable inside the object है, मतलब कि height के along। अब dm चूज करेंगे, तो dm will be, इसमें रो डिफाइन होगा। रो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, कैपिटल M बाई वी, मास बाय वॉल्यूम डिफाइन करिए। तो रो और आपके एलिमेंट में कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट एक डिस्क है, वो एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए पाई सिलेंडर की हाइट डी वाई और सिलेंडर के रेडियस का स्क्वायर। तो ये रेडियस होगी, इस रेडियस का स्क्वायर। अगर हम इस कोण का हाफ एंगल थीटा मान लें, हाफ एंगल ऑफ कोण थीटा, और ये वाई है, तो रेडियस ऑफ डिस्क यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वाई टेन थीटा, यहाँ पर डीएम कैलकुलेट हो गया। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इंटीग्रल ऑफ दिस डीएम, और डीएम के बगल में डीएम के साथ उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। तो एलिमेंट जब कंप्लीट डिस्क होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट होगा, और ये पॉइंट वर्टेक्स से वाई डिस्टेंस पर है इनटू वाई। नीचे डीएम, लिमिट्स ऑफ वाई। वेरिएबल जब अच्छी तरीके से डिफाइन किया है तो लिमिट्स भी रख सकते हो। वाई जो है वो कोण के एक्सिस के अलोंग है, वाई कोण की एक्सिस के अलोंग, तो 0 से लेकर के टोटल हाइट एच तक। और दूसरे वाले में सिग्मा डिफाइन करेंगे विच इज मास अपॉन एरिया। तो इसमें डीएम कैलकुलेट होगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ रिबन। एरिया ऑफ रिबन के लिए रिबन की सरकमफ्रेंस चाहिए जो कि लेंथ ऑफ रिबन होगी। सरकमफ्रेंस के लिए अगर ये एंगल थीटा फिर से माने, तो अब की बार जो रेडियस लिखोगे
रेडियस, बिकॉज वेरिएबल y सरफेस के अलोंग है, y और थीटा, तो ये रेडियस y साइन थीटा होगी। तो 2 पाई y साइन थीटा सरकमफ्रेंस इनटू ये विड्थ dy, सरकमफ्रेंस इनटू दिस विड्थ एरिया, एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई किया, dm कैलकुलेट हो गया। अब उसके बाद y कोऑर्डिनेट, तो इंटीग्रल में dm के साथ जो हमारा एलिमेंट है उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, तो एलिमेंट रिंग है, रिंग के सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हुआ, इसकी लोकेशन वर्टेक्स से देखी जाए अगर, तो वर्टेक्स से इस पॉइंट की लोकेशन y cos थीटा होगी। तो ध्यान से समझना, हम लोग के लिए तो सब आसान होता है, लेकिन आपके लिए बहुत चैलेंजिंग पार्ट्स होते हैं कि पता नहीं कहाँ, कहीं पर y लिख रहे हैं, कहीं पर y cos थीटा लिख रहे हैं, कहीं कुछ भी चल रहा है। और लिमिट्स इसमें y की होगी, y की लिमिट्स मतलब इसकी स्लैंटेड लेंथ अगर l मान लो आप कि कोन की स्लैंटेड लेंथ l है, तो 0 से l तक की लिमिट। और फाइनली जो आपका आंसर आएगा उसमें अगर कोन का रेडियस r हो तो फाइनली इसे tan थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि tan थीटा वैसे भी कैंसिल हो रहा है, बिकॉज थीटा इज नॉट अ वेरिएबल क्वांटिटी, तो tan थीटा का स्क्वायर कांस्टेंट है और नीचे भी tan थीटा का स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से गायब हो जाएगा। कुल मिलाकर के ऊपर y स्क्वायर और y क्यूब हो गया, y क्यूब का इंटीग्रेशन वो h टू द पावर 4/4 आ जाएगा, और नीचे y क्यूब, ये 3h/4 आएगा, एटम चेक करना। तो 3h/4 वर्टेक्स वाले साइड से है, वर्टेक्स से 3h/4 होगा तो बेस से h/4 हो जाएगा। और इसमें भी आपका साइन थीटा कॉन्स्टेंट्स होने की वजह से कैंसिल आउट कर जाएंगे, और जो कॉस थीटा बचेगा उस कॉस थीटा को हम फाइनली द कॉस थीटा विल बी दिस टोटल हाइट h बाय दिस टोटल लेंथ l लिख सकते हैं। और ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 2h/3 आएगा। वेरीफाई कर लेना अपने आप में, 2h/3 वर्टेक्स से 2h/3 पर, यानी कि बेस से h/3 पर। कुछ मेथड क्लियर हो गया आप लोग को, प्रोसेस सॉलिड हॉलो कोन या मतलब यस सर। कैलकुलेशन नहीं? ठीक है, मैं कैलकुलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में समझाने का है कि हाउ टू सेलेक्ट एलिमेंट, हाउ टू डिफाइन द वेरिएबल्स, हाउ टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम, इस तरीके के पार्ट्स जो है। बिकॉज ये जिसको आएगा वो अपने आप कर लेगा, आगे का पोर्शन तो आप ये सब तो खुद भी कर लोगे। और अगर ये सब लर्न कर लिया हम लोगों ने, सीख लिया, तो सही बता रहे हैं आपको एडवांटेज, बाकी अपकमिंग चैप्टर में फायदे दिखेंगे इसके, यहाँ पे तो उतना बेनिफिट नहीं दिख रहा है। इसके बाद इसमें दो चीजें और रह जाती है, दो चीजें ये रह जाती है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दो चीजें ये रह जाती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में कैविटी है तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं उसका। और एक केस और रह जाता है, वो इस टाइप के केसेस भी आते हैं कभी कभी कि ऑब्जेक्ट अगर कंपोजिट फॉर्म में है, दो केसेस रह जाते हैं हमारे। एक हमारा कंपोजिट ऑब्जेक्ट, कंपोजिट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि हेमीस्फीयर है
और उसके ऊपर कोन है, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में ज्वाइन किए जाएं, कंपोज करना मतलब मिलाना, तो दो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स मिला देंगे तो फिर ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। और दूसरा आता है कि मतलब कोई एक, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि डिस्क है, उसमें एक सर्कुलर कैविटी कर दें अगर, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। मतलब मास ऐड किए जा रहे हैं और इसमें मास सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ये वाला तो खैर आपको किसी भी एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, स्कूल लेवल बुक में भी दिख जाएगा कैसे करते हैं कैविटी वाले क्वेश्चंस को। यस सर। ठीक है, तो आप ट्राई कर लेना, मुझे अगली क्लास में बता देना, अगर नहीं आता समझ में तो 10 मिनट और लग जाएगा, 15 मिनट, इसको भी देख लेंगे। सर पहले वाले में सर दोनों का अलग अलग निकाल देंगे, फिर दोनों को कर देंगे सर M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 यस सर, M2 सर से, वेटेड और दूसरे वेटेड वाले में लगा देंगे। डिफरेंस कर देंगे बस। मतलब इस सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, दूसरे सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, फिर वो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे पार्टिकल वाला, M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2 वाला। और इसमें भी एक तरीका होता था ना कैविटी में कि नेगेटिव मास वाला कंसेप्ट। तो जब आओ, ठीक है, अगली क्लास में आओगे तो इसको करा खत्म कर लेंगे। ठीक है, एलिमेंट वाला एक बार फिर से अपने आप दिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लगता जरूर है हम लोगों को कि भाई हम भी कर लेंगे, खुद से कर लेंगे, ऐसा लगता है कि हम खुद से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस ये किया है कि जब भी क्वेश्चन दो तो स्टूडेंट एलिमेंट ही गलत तरीके से चूज करता है। हाँ, एक और रह गया यार, उसको बिना डेरिवेशन के बता देना, डेरिवेशन चाहो तो आप अपने आप कर सकते हो। ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ दिखाओगे? ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट्स हो अगर यूनिफॉर्म, तो इनके सेंटर ऑफ मास कहाँ पे दिखाओगे? इनके सेंट्रोइड पे। तो सेंट्रोइड। इनके, अच्छा, इनमें एक कभी कभी ना एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी एग्जाम में गड़बड़ क्या हो जाती है, ये प्लेट है, एक ट्रायंगुलर प्लेट है, मान लीजिए एल लेंथ और ये लेंथ अपने आप निकाल सकते हो। और कभी कभी धोखे में, मतलब धोखा हो जाता है, और यहाँ पर फ्रेम है, एक ट्रायंगुलर फ्रेम है, तो फ्रेम और प्लेट में डिफरेंस समझते हो आप? ये फ्रेम बीच से हॉलो होता है। यस सर, फ्रेम, हाँ, बीच से मतलब होल अंदर कुछ होगा। नहीं है, ये बस खाली चारों तरफ है, अंदर खोखला है, सर जैसे 3 रॉड लगा रखी हो। 3 रॉड लगा। तो लेकिन एग्जाम में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर्स में मतलब जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है। तो जहां पर प्लेट के फॉर्म में है वहां तो सेंट्रॉइड देखोगे आप इसका, जहां पर ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, और सेंट्रॉइड कहाँ होता है ये निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 करके, तो सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ मास है प्लेट के केस में। लेकिन अगर फ्रेम के केस में हो तो सेंटर ऑफ मास कहीं और आएगा। तो वैसे फ्रेम के कंपोजिट केस में, बॉडीज वाले हम निकालते हैं हर रॉड का अलग अलग निकाल के, फिर यस M1 प्लस सर, M2। 3 हाँ जी, रॉड का अलग अलग निकाल फ्रेम के x और फ्रेम y के केस में कोऑर्डिनेट। सेंट्रॉइड सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, जल्दीबाजी में इस तरीके के काम ना करिएगा। इसमें हम वो कंसेप्ट लगाएंगे, कंपोजिट बॉडी वाला कंसेप्ट, कि इस वाले वायर का सेंटर ऑफ मास C1 L/2 डिस्टेंस पे होगा, दूसरे वाले वायर का सेंटर ऑफ मास इससे L/2 डिस्टेंस पे होगा, तीसरे वाले वायर का सेंटर ऑफ मास उस हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट पर होगा। उसके बाद इस वायर के मास m को C1 पर एक पार्टिकल के फॉर्म में मानेंगे, दूसरे वायर के मास m को C2 पर एक पार्टिकल के फॉर्म में मानेंगे, और तीसरे वायर के मास जो √2m होगा, बिकॉज मास लेंथ के प्रोपोर्शन में होगा। तो अगर ये साइड m मास की है, ये साइड m मास की है, तो ये √2m मास की होगी। तो ये m मास C1 पॉइंट पर, ये m मास C2 पॉइंट पर, ये √2m मास C3 पॉइंट पर। अब ये 3 पार्टिकल्स बन जाएंगे, और फिर इन 3 पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा वो निकालना होगा M1 x1 वाले फॉर्मूले से। तो ये सब थोड़े से
पिटफॉल सिचुएशंस होती हैं, मतलब जल्दीबाज एग्जाम प्रेशर में सब गड़बड़ होता है, वैसे तो सब आता है आपको। एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, प्लेट और फ्रेम में डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो बाकी चलो अब अगली क्लास में जब आओगे तब कराएंगे मतलब बेसिकली 10-15 मिनट इसमें देंगे और then रोटेशनल स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मोशन रिवाइज करके आइएगा, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कंप्लीट रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू जी।